अच्छा, तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था सेल्स टैक्स। अगर हम इस पे थोड़ा एक क्विक रिवीजन करें तो हमने कहा था कि हुकूमत को बिजनेस करने के लिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हुकूमत को बिजनेस करने के लिए, सॉरी, हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए, हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए क्या करना पड़ता है। हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब वो पैसा कहाँ से अरेंज होता है? पैसा ऐसे तो अरेंज नहीं कर सकते आप। पैसा ऐसे तो अरेंज नहीं होता। पैसा ऐसे तो आप अरेंज नहीं कर सकते कि मतलब आप अपने हुक्मरानों को बोले कि अपना पैसा लेके आओ। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हो? मतलब हुकूमत क्या करती है कि आपसे कहती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपसे आगे कहती है कि सर, हमें आप अपने बिजनेस से पैसा बना के दें। किस तरह कि जब भी आप कोई चीज बेचें तो हम आपको बताएंगे कि उस चीज के ऊपर आप इतने परसेंट टैक्स चार्ज करें, और वो टैक्स आप कलेक्ट करें और बाद में आप हमें दे दें। हम घर घर जाके बैल करके टैक्स नहीं ले सकते, हम जलील नहीं हो सकते। हम आपको कह रहे हैं कि आप जब चीज बेचें तो उसके साथ एक टैक्स की अमाउंट लगा दें। वो अमाउंट आपको पूरे पैसे देगी। हाँ, उसमें से जो टैक्स का पार्ट है वो आप हमें दे दें, और जो आपका अपना पार्ट है वो आप रखें, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इस तरह वो हमसे टैक्स या फिर वैट जिसको बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, इकट्ठा करती है हुकूमत। ठीक है। फिर हमने पढ़ा ग्रोस अमाउंट और नेट अमाउंट की। जब भी एक इनवॉइस बनती है, उसकी लिस्ट प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होके उसके बाद क्या आता है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस होके आपके पास मिलती है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट जैसी आती है, नेट अमाउंट के बाद आपको मिलते हैं, नेट अमाउंट से आप माइनस करते हो सेटलमेंट डिस्काउंट, सॉरी, सेटलमेंट डिस्काउंट तो पिछला टॉपिक था। नेट अमाउंट में आप ऐड करते हो टैक्स। नेट अमाउंट में आप ऐड करते हो टैक्स। और उसके बाद क्या होता है? वेट अ मिनट यार, हाँ ठीक है। आप नेट अमाउंट को में आप टैक्स ऐड करते हो तो आपके पास आती है ग्रोस अमाउंट। अब नेट अमाउंट और ग्रोस अमाउंट पे बात करने लगे हैं। नेट अमाउंट और ग्रोस अमाउंट पे बात करने लगे हैं। नेट अमाउंट में जब टैक्स ऐड करते हैं तो ग्रोस अमाउंट आती है। इसका मतलब परसेंटेज अप्लाई होती है नेट अमाउंट पे। ठीक है। तो हमने उस दिन पढ़ा था कि अगर कभी टैक्स निकालना है और आपके पास नेट अमाउंट है, टैक्स निकालना है और आपके पास नेट अमाउंट है, तो आप डायरेक्टली परसेंटेज लगा के टैक्स निकाल लेते हो। बट ऑन द अदर हैंड हमने ये देखा था कि अगर आपके पास ग्रोस अमाउंट है तो आप डायरेक्टली उस पर टैक्स की परसेंटेज लगा के आंसर नहीं निकाल सकते। फिर आप क्या करते हो? आप टैक्स इसकी अमाउंट एक्स्ट्रा निकालते हो, ग्रोस अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हो। ग्रोस अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हो, जो भी टैक्स की वैल्यू है, 20 फॉर एग्जाम्पल 20% डिवाइडेड बाय आप कर लेते हो 100 + 20 यानी 120। 100 + 20 यानी 120। अच्छा। अब अब जब आप ये ग्रोस अमाउंट को मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 120 करते हो तो इससे आपका जो टैक्स की वैल्यू निकलती है वो बिल्कुल ठीक निकलती है। फिर हमने देखा कि टैक्स जो है, एक आउटपुट वैट होता है और एक इनपुट वैट होता है। आउटपुट वैट में हमने ये बोला था कि वो टैक्स जो आप अपने, क्या कहते हैं, अपनी सेल्स पे देते हो, यानी आपने कोई सेल की, उसके ऊपर आपने कोई टैक्स दिया तो वो आपका आउटपुट वैट है। और जो टैक्स आप अपने क्या कहते हैं, परचेजेस पे देते हो, जो टैक्स आप अपने परचेजेस पे देते हो वो होता है इनपुट वैट। अब इनपुट वैट आप उस टाइम तो दे देते हो जब आप परचेस करते हो, उस टाइम तो आप दे देते हो जब परचेस करते हो, लेकिन बाद में वो टैक्स आपको वापस मिलना होता है। यहाँ पे हमने टॉपिक ऑन एन एवरेज कैलकुलेशंस के साथ साथ कंप्लीट कर दिया था। लेकिन मेन जो उसके अंदर एक चीज थी वो थी डबल एंट्रीज। डबल एंट्रीज हमने उस दिन नहीं की थी बिकॉज वो हमने करनी आज थी। तो पहले हम सेल्स टैक्स की डबल एंट्री में जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने रिवीजन तो कर ली, या एक थोड़ा बहुत क्विक ओवरव्यू कर लिया उसके बारे में कि टैक्स में हमने पढ़ा क्या था। अभी फिलहाल मैं टैक्स की एंट्री बताने लगा हूँ सेल्स के साथ। पहले हम सेल्स के मुताबिक देखेंगे, फिर हम परचेज के मुताबिक देखेंगे। मुझे आप में से सबसे पहले कोई बताया कि क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है और कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है। पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री बताओ। क्रेडिट सेल्स की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? क्रेडिट सेल्स की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? क्रेडिट सेल्स की नॉर्मल एंट्री, अनुषा, कैश टू सेल्स कैसे होगी? जब आप, क्रेडिट सेल्स का मतलब आपने सेल किया, पैसा आया ही नहीं, तो आपने कैश को डेबिट कैसे किया? जब आपने कुछ बेचा और आपको पैसा नहीं आया तो आप क्या करोगे? रिसीवेबल टू सेल्स करोगे। आप क्या करोगे? रिसीवेबल टू सेल्स। तो डेबिट आपका होगा रिसीवेबल्स,
और क्रेडिट होंगी सेल्स। डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स। अब आपकी फॉर एग्जांपल अमाउंट है, इसमें आपकी अमाउंट है फॉर एग्जांपल 1000। ये वो एंट्री है, ये वो डबल एंट्री है जो आपने, ये वो डबल एंट्री है जो आपने नॉर्मल केसेस में बनाई, यानी जब टैक्स नहीं था। अभी हम इसी क्रेडिट सेल्स को करते हैं विद टैक्स। फॉर एग्जांपल हमारी जो लिस्ट प्राइस थी वो 1000 थी। उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट हमारा कोई नहीं है, तो मैं ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू में कुछ भी नहीं लिख रहा, जीरो। तो हमारी जो नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट भी हमारी आ गई 1000। अब फॉर एग्जाम्पल 20%, 20% इसमें टैक्स है, 20% टैक्स है, तो मैं इसमें ऐड करूंगा टैक्स 20%। अब जब टैक्स 20% ऐड करूंगा तो हम 1000 पे 20% बन रहा है 200, और मेरी जो ग्रॉस अमाउंट आएगी वो 1200 आ गई। अब मैंने इस पे प्रॉपर डबल एंट्री बना ली। अब प्रॉपर डबल एंट्री सीख लो कि अगर टैक्स साथ हो तो डबल एंट्री क्या बनेगी, पहले हमने टैक्स के बगैर पढ़ी थी। तो ये देखो, डेबिट पे सबसे पहले एक बात बताओ, आपकी जो आपने इनवॉइस चार्ज किया कस्टमर को वो आपको देगा 1200। तो आपने करना तो डेबिट रिसीवेबल ही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कस्टमर है, जो कस्टमर है वो जो आपको पैसे देगा, यानी आपकी जो रिसीवेबल है वो 1000 है अब या 1200 है, इस इनवॉइस को देख के बताओ। आपका जो एक्चुअल रिसीवेबल है, आपका जो एक्चुअल रिसीवेबल है जो आपको रिसीव होना है कस्टमर से, वो 1000 है या 1200 है? जल्दी बताओ जल्दी। 1000 है या 1200? जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव होनी है, जो रिसीवेबल्स हैं। बिल्कुल, दो आंसर सी का है बाकी। अली क्या होगा आंसर इसका? अच्छा, अब आपको पता है कि डेबिट पे रिसीवेबल जो है वो अमाउंट होती है जो एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल पैसे मिलने हैं, और एक्चुअल पैसे जो आपको मिलने हैं वो है 1200। एक्चुअल पैसे जो आपको मिलने हैं वो है 1200। ठीक है। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, क्रेडिट पे हमने लिख ली है सेल्स। सेल्स का मतलब है जो एक्चुअल चीजें बेची उनकी वैल्यू। जो हमने चीजें बेची हैं उनकी वैल्यू क्या है, 1000 या 1200? जो चीजें बेची हैं उनकी वैल्यू क्या है, यानी सेल्स की वैल्यू क्या है? 1000 वैल्यू है, तो बिल्कुल ठीक है, हम सेल्स में लिखेंगे 1000, क्योंकि सेल्स की वैल्यू तो 1000 है लेकिन पैसे 200 मिलने हैं। अब हमारे पास जो शॉर्ट आ रही है साइड, हमारी शॉर्ट साइड जो है वो है क्रेडिट साइड, तो हम क्रेडिट पे लिखेंगे सेल्स टैक्स। क्रेडिट पे लिखेंगे सेल्स टैक्स, या इसको हम आउटपुट वैट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल्स में हमारा टैक्स क्या होता है, आउटपुट वैट होता है। तो आउटपुट वैट हमारा कितना बनेगा, 200 का, जो कि हमने यहाँ लिखा था कि 200 का वैट है। और ये हमारा क्रेडिट साइड साइड पे क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आप सेल्स करते हो तो उस पे जो आपको आउटपुट वैट इकट्ठा होता है वो बेसिकली लायबिलिटी टुवर्ड्स एचएमआरसी होती है। वो लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, तो देखो खुद ब खुद वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो बेसिकली आपका जो टैक्स है, जो सेल्स पे टैक्स है, वो क्रेडिट साइड पे ही आएगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी है टुवर्ड्स एचएमआरसी, और लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है। ये एंट्री क्लियर हुई आपकी सेल्स के साथ टैक्स की? सेल्स के साथ टैक्स की एंट्री किस तरह करनी है समझ आई? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, अब रिसीवेबल्स के अंदर, रिसीवेबल्स में एक अगर मैं बात बताऊं, तो रिसीवेबल्स हमेशा शो होंगे ग्रोस अमाउंट से, रिसीवेबल हमेशा शो होंगे ग्रोस अमाउंट से, जो कि 1200 है। और सेल्स हमेशा शो होती है नेट अमाउंट से। कभी कभार इसी तरह क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरेटिकल, कि रिसीवेबल किस अमाउंट से शो होते हैं या सेल्स किस अमाउंट से शो होती है, तो पता होना चाहिए रिसीवेबल ग्रोस अमाउंट से और सेल्स नेट अमाउंट से। अब इसके बरअक्स दूसरी साइड पे अगर मैं कैश सेल्स की बात करूं, कैश सेल्स की बात करूं, तो नॉर्मली मेरी कैश सेल्स की जो एंट्री होती है, अब हमने कैश सेल्स विद टैक्स की बात करनी, तो मैं साथ लिख रहा हूँ विद टैक्स, लेकिन कैश सेल्स के मुताबिक। अब कैश सेल्स में आपको पता है कि डेबिट में रिसीवेबल नहीं आता, क्योंकि डेबिट में ये थोड़ी आएगा कि पैसे आने हैं, वो तो डेबिट कैश आएगा, डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स। अब अज्यूम करो आपने किसी को कोई चीज बेची 1000 रुपए की, उस पर 200 रुपए टैक्स था, कैश पे बेचा, तो कैश तो वो आपको 1200 देगा, कैश तो वो आपको टोटल देगा 1200, कैश तो 1200, लेकिन उसमें से जो चीजों की वैल्यू थी वो तो 1000 थी।
तो कैश सेल्स में बाकी एंट्री वैसी होगी जैसे क्रेडिट सेल्स की है, और टैक्स क्या होगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, जिस तरह क्रेडिट ऊपर वाली एंट्री में आया था क्रेडिट सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स में हमेशा जो टैक्स है वो लायबिलिटी है टुवर्ड्स एचएमआरसी है, और लायबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये एंट्री सेम, बस वही एंट्री है, बस रिसीवेबल की जगह हमने कैश लिख दी क्योंकि इसमें हमें कैश मिल रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्लियर है तो बता दो। यहाँ तक एंट्री क्लियर है तो बता दो। क्लियर है यहाँ तक, क्रेडिट की जगह कैश सेल्स। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग अब देखने लगे हैं परचेजेस के मुताबिक, टैक्स की एंट्री परचेजेस के मुताबिक। सबसे पहले हम क्रेडिट परचेज की बात करते हैं। मुझे नॉर्मल आप एंट्री बताएं, नॉर्मल एंट्री बताएं किसकी भला, परचेजेस की नॉर्मल एंट्री क्रेडिट पे क्या होती है टैक्स के बगैर, मतलब हमने क्या पढ़ी थी, अगर कभी क्रेडिट पे परचेजेस हो तो क्या एंट्री होगी। परचेजेस टू पेएबल, बिल्कुल ठीक है। अब नॉर्मल एंट्री तो आपकी ये है डेबिट परचेजेस, क्रेडिट पेएबल्स। अब यहाँ लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज थी, फॉर एग्जाम्पल जो 1000 की थी, लेकिन उसमें 200 रुपये ऐड हो गए, आपको वो चीज मिली, आपने परचेज की है 1200 की। तो आपने चीज परचेज की 1200, आपने जो चीज ली है वो 1200 की ली है। यानी आपको जो पेएबल्स है, यानी क्रेडिट सेल्स में जो आपने पे करना है, वो करना तो टोटल है, अगला बंदा ये तो नहीं, अगर टैक्स के बगैर करो। तो आप जो पे करोगे वो तो टोटल 1200 करोगे, पेएबल्स तो 1200 से शो होगा। जिस तरह रिसीवेबल हमने ग्रोस अमाउंट से शो किया था, इसी तरह पेएबल्स भी ग्रोस अमाउंट से शो होगा, क्योंकि पेपर हमें टोटल अमाउंट शो करनी होती है। लेकिन परचेजेस, परचेजेस मतलब माल की एक्चुअल वैल्यू, अब एक्चुअल वैल्यू तो 1000 है, तो वो यहाँ पे ये शो करेंगे। इसका मतलब जिसमें सेल्स की नेट अमाउंट शो हुई थी, परचेजेस की नेट अमाउंट शो होगी। रिसीवेबल और पेबल्स की इसका मतलब ग्रॉस अमाउंट शो होती है, और परचेजेस और सेल्स की हमेशा नेट अमाउंट शो होती है। अच्छा, अब डेबिट साइड पे कमी है, तो डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट वैट। इस बार आउटपुट वैट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इनपुट वैट, क्योंकि परचेजेस पर टैक्स इनपुट वैट होता है। इनपुट वैट 200। ऑब्वियसली इनपुट वैट इज द रिसीवेबल फ्रॉम एचएमआरसी, और जो चीज रिसीवेबल है ऑब्वियसली एसेट है, तो उसकी नेचर क्या होगी, डेबिट नेचर होगी। तो ये एंट्री नॉर्मली बनेगी आपकी, या एंट्री बनेगी आपकी किसकी, परचेजेस विद टैक्स, क्रेडिट परचेजेस विद टैक्स की एंट्री बनेगी। ये वाली एंट्री क्लियर है दोनों को, ये एंट्री क्लियर है क्रेडिट परचेजेस विद टैक्स की, क्रेडिट परचेजेस विद टैक्स की एंट्री क्लियर है। अच्छा, ये अब इसी एंट्री को आपने बनाना है कैश परचेजेस के मुताबिक। आप बताओ क्या एंट्री होगी कैश परचेजेस विद टैक्स की। कैश परचेजेस विद टैक्स, परचेजेस टू कैश विद टैक्स बताना है। परचेजेस टू कैश की एंट्री बतानी है विद टैक्स। तो 1000 की चीज फॉर एग्जाम्पल हमने, हाँ हम 1000 चीज लेने गए जो कि 1000 की थी, उस पे 200 का टैक्स लगा तो हमें 1200 की मिली। यानी नॉर्मली तो एंट्री होती है डेबिट परचेजेस क्रेडिट कैश। अब हमें जो कैश पे करना पड़ा वो तो 1200 है, क्योंकि टोटल अमाउंट पे करनी थी। ठीक है, परचेजेस हमारी उसमें से 1000 की हैं, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे फिर क्या आएगा, इनपुट वैट, क्योंकि परचेजेस है तो परचेजेस पे आपका वैट क्या होता है, इनपुट वैट 200 का। और ये रिसीवेबल है इसलिए ये डेबिट साइड पे आ गया।
परचेजेस हमेशा नेट अमाउंट से शो होंगी, और पेबल्स या फिर जो कैश है वो ग्रॉस अमाउंट से शो होगा। इसी तरह सेल्स के केस में, रिसीव जो सेल्स है वो हमेशा नेट अमाउंट से शो होंगी, सेल्स हमेशा नेट अमाउंट से शो होंगी, और रिसीवेबल या फिर अगर कैश है वो ग्रॉस अमाउंट से शो होगा। टॉपिक क्लियर हो गया। यहाँ हमारी सेल्स की डबल एंट्रीज कंप्लीट होती है, यहाँ हमारी सेल्स की डबल एंट्री कंप्लीट होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। आज क्लास में काफी स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, मतलब और क्या कहती हैं, मे बी फ्राइडे की वजह से या किसी वजह से। दो तीन के तो हर पेपर है, उनकी जो पेपर से फ्री होगी करेंगे वो। परचेज वाली फुल स्क्रीन शो कर दूं, ये लो। नोट देख लो, कोई क्वेश्चन है तो देख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं अपने। टैक्स से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड जो हमने आज तक पढ़ा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नोट कर लिए ये। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डे बुक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है? डे बुक्स। अच्छा, डे बुक्स हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री दो टाइप्स की होती हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री दो किस्म की होती है, ठीक है। एक थी हमारी जनरल जर्नल, और एक हमारी है डे बुक्स। जनरल जर्नल और डे बुक्स। अब जनरल जर्नल और डे बुक्स में हमने देखा था कि जनरल जर्नल में होती है डबल एंट्री, जो कि हमने बना के देखी डबल एंट्री। डे बुक्स के बारे में हमने अभी पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि डे बुक्स कितने किस्म की होती है। सबसे पहले डे बुक्स की अगर बात की जाए तो ये बात याद रखना कि जो रूटीन ट्रांजेक्शन होती हैं, यानी डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होती हैं, जिस तरह आपकी सेल्स हैं, आपकी परचेजेस हैं, कैश का आना जाना है, उसके बाद क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, जो डेली बेसिस पे साथ साथ चलता रहता है। उसके अलावा पेटी कैश की भी डे बुक्स होती है। तो वो तमाम ट्रांजेक्शन जो डेली बेसिस पे रूटीन में होती हैं, उनके लिए आप क्या करते हो, डे बुक्स में उनको नोट करते हो। और जो प्रोसेस इसका होता है, उसके प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल एंट्री। अलबत्ता हमने ये जो डे बुक्स है सारी बना के प्रॉपरली वो पूरा फॉर्मेट नहीं सीखना। F3 के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट कहीं पे भी नहीं आना। हमें सिर्फ ये सीखना है कि कौन कौन सी डे बुक्स में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, और उसके साथ साथ डबल एंट्रीज को रिवाइज करते जाएंगे। हमें बना के कुछ नहीं देखना इसमें। तो हमारे पास डे बुक्स कितने किस्म की हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे बुक हमारे पास है सेल्स डे बुक। सबसे पहली बुक है सेल्स डे बुक। हम ये सीखेंगे कि इसके अंदर रिकॉर्ड क्या होना है। तो सेल्स डे बुक के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड होती हैं सिर्फ क्रेडिट सेल्स। सिर्फ क्रेडिट सेल्स। अगर कोई पूछे कैश सेल्स नहीं नोट होती, तो नहीं, सेल्स डे बुक में सिर्फ सिर्फ क्रेडिट सेल्स नोट होती हैं। अच्छा, अब ये तो वो ट्रांजैक्शन है जो ये तो वो ट्रांजैक्शन है जो इस डे बुक में नोट होती है। लेकिन क्रेडिट सेल्स के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कैसे पता चलेगा, क्या प्रूफ है आपका, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो जो बताएगा कि क्रेडिट सेल्स इतनी हुई हैं, या क्रेडिट सेल्स नोट करनी है तो कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको होगी? बताओ भाई। सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? एक आंसर आया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा? बिल्कुल, दोनों ने ठीक था, इनवॉइस।
तो सेल्स इनवॉइस जो है वो प्रॉपर सेल्स डॉक्यूमेंट है। सेल्स इनवॉइस प्रॉपर सेल्स डॉक्यूमेंट है किसके लिए? ये देखने के लिए कि क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है, और आप इस इनवॉइस को यूज करके क्रेडिट सेल्स को नोट क्या करते हो? सेल्स डे बुक के अंदर नोट करते हो, यानी एंटर करते हो सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट के थ्रू। डे बुक बनाने की फिर से बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है ना आपके पेपर में आनी है, बस आपको इसकी लॉजिक्स पता होने चाहिए। और सेल्स इनवॉइस में ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स नोट करते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स, और चूंकि टैक्स भी है साथ, टैक्स भी शो होता है, तो क्रेडिट सेल्स टैक्स। अभी हम एंट्री ऊपर करके आए हैं, इसलिए मैं दोबारा से इसको मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, यहाँ हमने की है ये डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट टैक्स, जो कि आपका आउटपुट पैड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट पैड। ये आपकी क्या कहते हैं एंट्री है, जो कि सेल्स डे बुक में नोट होती है। वो वहां पे तो है नॉर्मल, आप सिंगल एंट्री करते हो, सिर्फ कॉलम्स बना के लिख देते हो, लेकिन उससे रिलेटेड डबल एंट्री भी साथ साथ हम सीख रहे हैं। इसके बाद दूसरी आपके पास डे बुक है, परचेज डे बुक। परचेज डे बुक आपके पास जो है वो हम उसमें नोट होती है सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। परचेज डे बुक में आपके पास क्या नोट होती है? क्रेडिट परचेजेस। अगर कोई पूछे कैश परचेजेस क्या नोट होती है, तो नहीं, उसके लिए एक अलहदा बुक है, वो हम देखेंगे। लेकिन परचेज डे बुक के लिए क्या यूज होगी? क्रेडिट परचेजेस। और इसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट यूज होगा वो परचेज इनवॉइस होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस अलहदा डॉक्यूमेंट्स होते हैं या एक ही डॉक्यूमेंट होता है? सेम डॉक्यूमेंट होता है, बिल्कुल ठीक। असल में होता ये, जो बेच रहा होता है उसके लिए वो सेल्स इनवॉइस होती है। जैसे मैं सेलर हूँ, मैंने चीज बेची, तो मैं आप सेल्स इनवॉइस भेजूंगा, अगले को मिलेगी, इनवॉइस एक ही है, बस वो जिसके मुताबिक है उसने अपने मुताबिक उस चीज को बोलना है। तो जो कस्टमर है वो परचेज इनवॉइस बोलेगा, बिल्कुल ठीक है। अब परचेज इनवॉइस में हमने क्रेडिट सेल्स नोट करनी है, तो इसकी अगर हम डबल एंट्री में बात करें तो सिंपल क्या होगी? डेबिट परचेजेस, ऑलरेडी आपको आती है डेबिट परचेजेस, क्रेडिट पेएबल्स। अब परचेजेस जो है नेट अमाउंट है, पेएबल्स ग्रॉस अमाउंट है, तो डेबिट यहाँ पे एक और चीज आएगी, डेबिट इनपुट वैट। डेबिट इनपुट वैट, ये आपकी हो गई परचेज डे बुक। परचेज डे बुक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है? वैसे तो ये बड़ा बेसिक नॉलेज है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा पढ़ा होता है इसको बेसिक नॉलेज में, बट थोड़ा बहुत बंदा भूल जाता है, इसलिए इसकी रिवीजन ही है किस्म की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यहाँ तक। सही है। इसके बाद अगली हमारे पास डे बुक है, सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न डे बुक। अब सेल्स रिटर्न डे बुक में क्या नोट होती है हमारी? सेल्स रिटर्न नोट होती है ऑब्वियसली, सेल्स रिटर्न नोट होंगी। सेल्स रिटर्न के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा? अगर आप लोगों ने अपना बेसिक नॉलेज पढ़ा हुआ है तो उस लिहाज से पूछ लो, मैं खुद भी बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर पता है तो बताओ क्या होगा। सेल्स रिटर्न के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जिस जहां से आप देखोगे कि सेल्स रिटर्न हुई है? बिल्कुल ठीक बोला उमेर आपने, बाकी सब बाकियों ने भी बताना है। बाकियों ने भी बताना है भाई, क्या नोट क्या होगा डॉक्यूमेंट? फास्ट फास्ट। बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट नोट डॉक्यूमेंट है। क्रेडिट नोट डॉक्यूमेंट है जो बनाता कौन है? सप्लायर बनाता है। मैं लिख रहा हूँ कि ये असल में जब सप्लायर को पता चलता है कि सेल्स रिटर्न हो गई, तो सप्लायर डॉक्यूमेंट बनाता है और कस्टमर यानी बायर को बेचता है। क्रेडिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट जो वो इशू करता है तो वो उसको नोट करता है अपनी सेल्स रिटर्न डेबुक के अंदर। और सेल्स रिटर्न की यहाँ पे एंट्री मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों, वैसे मैं खुद करवा रहा हूँ ये सब सेल्स रिटर्न। हमने जब सेल्स की थी तो हमने डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स किया था। जब आपकी एंट्री, जब सेल्स रिटर्न होती है तो पूरी एंट्री रिवर्स हो जाती है, चाहे इसके अंदर जो टैक्स होता है वो भी दूसरी साइड पे चले जाता है।
यानी कि आपकी अब एंट्री क्या बनेगी, डेबिट सेल्स रिटर्न। सेल्स की जगह आप सेल्स रिटर्न लिख सकते हो, क्योंकि पहले देखो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट होती थी सेल्स, अब हम डेबिट सेल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि नेचर डेबिट और क्रेडिट होती है सेल्स की, जब रिवर्स होगी तो सेल्स रिटर्न डेबिट। उसके बाद डेबिट सेल्स टैक्स आउटपुट, आउटपुट वैट, डेबिट आउटपुट। अब यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है आउटपुट वैट, एक्चुअल में ना आपकी पहले थी लाइबिलिटी, जब आपने सेल्स की थी तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई थी। अभी लाइबिलिटी, अभी जब रिटर्न हुई तो अब आपने, आपको टैक्स थोड़ी पे करना है। जब सेल्स रिटर्न हो गई तो आप एचएमआरसी को जाके ये तो नहीं कहोगे ना ये सेल्स रिटर्न इसके पैसे ले लो। एचएमआरसी को यही, एचएमआरसी को यही कहोगे ना भाई, मसला ये है कि आपकी जो टैक्स है, आपका जो टैक्स था वो अब हम नहीं पे करेंगे क्योंकि सेल्स ही रिटर्न हो गई। तो आउटपुट वैट अब डेबिट करने का मतलब ये है कि हम लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं, और लाइबिलिटी खत्म करने के लिए आप डेबिट करते हो। डेबिट सेल्स रिटर्न, डेबिट आउटपुट वैट, और क्रेडिट यहाँ करोगे, क्रेडिट करोगे यहाँ पे रिसीवेबल्स, क्योंकि अब आपके रिसीवेबल्स भी मर गए, आपकी उम्मीदें भी मर गई कि अब आपको पैसे नहीं मिलने, तो पूरी एंट्री रिवर्स हो जाएगी सेल्स रिटर्न की, अगर हम सेल्स रिटर्न की एंट्री, डबल एंट्री की बात करें। बाकी सिंगल एंट्री कहाँ शो होगी इसकी, सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर क्रेडिट नोट जब इशू होगा उसको नोट किया जाएगा। ये सेल्स रिटर्न की एंट्री क्लियर है, तो एक बार तो यस लिखो, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्लियर है। सही हो गया। अब हमारे पास परचेज रिटर्न डे बुक है। परचेज रिटर्न डे बुक में आप नोट करते हो परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन कौन सी है, परचेज रिटर्न। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या होगा जरा बताना, इसका डॉक्यूमेंट क्या होगा, परचेज रिटर्न के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। परचेज रिटर्न के लिए हाँ बिल्कुल, जो एक्सपेक्ट था तीनों ने गलत बताया। अब मैं बताता हूँ तुम तीनों ने गलत क्यों बताया। तुम तीनों ने बोला डेबिट नोट, और नॉर्मली स्टूडेंट डेबिट नोट ही बोलते हैं, क्योंकि उसको डेबिट नोट का प्रॉपर ना कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। उसको लगता है कि हर हर स्टूडेंट को यही लगता है कि जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो क्रेडिट नोट होता है, जब और जो कस्टमर है वो तो डेबिट नोट बेचता है। तो अब सुन लो, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की लॉजिक सुन लो। ये है कस्टमर, और ये है सप्लायर। कस्टमर को ना एक चीज पसंद नहीं आई, और उसने क्या किया, सेल्स को रिटर्न कर दिया। सेल्स को रिटर्न कर दिया उसने, वापस चीजें जो की खरीदी थी, परचेज की थी, उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, जब वो रिटर्न किया होगा ना तो कस्टमर उसको भेजेगा डेबिट नोट, कस्टमर भेजेगा डेबिट नोट। डेबिट नोट की कंफर्मेशन तब होगी जब सप्लायर उस डेबिट नोट को देख के पहले कंफर्म करेगा। तो डेबिट नोट सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, जस्ट एक कंफर्मेशन है, जस्ट एक कंफर्मेशन नोट है जो कि सप्लायर को भेजा जाता है और कहा जाता है भाई इस पे गौर व फिक्र करो। वो फिर सप्लायर देखता है उस चीज को, सप्लायर देखता है, हो सकता है सप्लायर बोले नहीं भाई, नहीं कोई मतलब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो वो डेबिट नोट जाया हो जाएगा। तो वो डेबिट नोट जब सप्लायर के पास आता है, हाँ अगर सप्लायर को लगे हाँ मसला है, तो सप्लायर बनाता है क्रेडिट नोट। अब वो क्रेडिट नोट बेचता है वापस कस्टमर को। अब क्रेडिट नोट अगर मिल गया ना कस्टमर को, फिर वो नोट करेगा अपनी परचेज रिटर्न को। सप्लायर तो वहां से अपनी सेल्स रिटर्न नोट कर रहा है, जिस तरह इनवॉइस होती है, जिस तरह इनवॉइस है। तो इनवॉइस क्या होती है, इनवॉइस क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल बनाई किसने, सेलर ने, वो नोट करेगा एज सेल्स इनवॉइस। वही इनवॉइस अगले को मिल जाएगी, एज अ परचेजर को मिल जाएगी, कस्टमर को मिल जाएगी, तो वो भी वही इनवॉइस यूज करेगा जो सप्लायर ने भेजी है, लेकिन इनवॉइस आने के बाद सेल्स नोट करेगा। इसी तरह डेबिट नोट जस्ट नोटिफिकेशन है सप्लायर को कि भाई माल चेक करो, तुमने गलत माल भेजा है, अब हमें तो क्रेडिट नोट इशू करो। जब वो क्रेडिट नोट इशू करेगा तो कस्टमर उसको देख के फिर कंफर्म करके फिर नोट करेगा उस चीज, उस परचेज रिटर्न को। तो इसके लिए भी सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, क्रेडिट नोट। लेकिन इसने क्रेडिट नोट इशू नहीं करना है। देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ ऊपर, सेल्स रिटर्न के लिए मैंने पूरी बात इसलिए लिखी थी ताकि आगे आपको समझा दूं, क्रेडिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट इशूड, ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। अब इस केस में क्रेडिट नोट इशूड नहीं है, इस केस में क्या, क्रेडिट नोट रिसीव्ड। अगर आपको क्रेडिट नोट रिसीव होता है तब आपकी परचेज रिटर्न नोट होती है, उससे पहले आप डेबिट नोट दे के परचेज रिटर्न नोट नहीं कर सकते। तो दोनों के लिए क्रेडिट नोट ही है, एक भेज रहा है एक को रिसीव हो रहा है। अब पॉइंट क्लियर हुआ कि परचेज रिटर्न के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट क्लियर है कि परचेज रिटर्न के लिए भी क्रेडिट नोट है और सेल्स रिटर्न के लिए भी क्रेडिट नोट है, की बात है।
अच्छा, अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। अब परचेज रिटर्न की एंट्री देख लेते हैं। तो सिंपल क्या होगा, आप अपनी एंट्री को रिवर्स कर लोगे, डेबिट आप कर लोगे। अब पेबल्स, क्योंकि पहले क्रेडिट और थे पेबल्स, डेबिट कर लोगे पेबल्स, और क्रेडिट कर लोगे, सेल्स कह रहा हूँ, क्रेडिट कर लोगे परचेजेस, क्योंकि परचेजेस पहले डेबिट हो रही थी, रिटर्न में रिवर्स करनी है ना एंट्री, और क्रेडिट करोगे इनपुट वैट। अब इनपुट वैट तो रिसीवेबल है, उसकी नीचे तो डेबिट है, लेकिन जब परचेज रिटर्न होगी तो अब तो नहीं एचएमआरसी तुम्हें पैसे देगा, तो तुम अपने रिसीवेबल को कम कर लोगे, इसलिए इनपुट वैट को क्रेडिट किया मैंने। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? परचेज रिटर्न डे बुक क्लियर है, सेल्स रिटर्न डे बुक, दोनों रिटर्न डे बुक्स क्लियर है? अच्छा, अब इससे अगली डे बुक, कैश रिसीट डे बुक। कैश रिसीट डे बुक क्या होती है? कैश रिसीट डे बुक क्या होती है कि जब तुम्हें कैश आता है, जिस वक्त तुम्हें कैश रिसीव होता है, जिस वक्त तुम्हें कैश रिसीव होता है, उस वक्त जो तुम कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं से भी कैश आया, चाहे वो कैश सेल्स है, याद करो मैंने पहले कहा था कैश सेल्स सेल्स डे बुक में नहीं होनी, तो सेल्स से आया जो कैश सेल आया ना, जो जो कैश आया ना कैश सेल से, एक वो, एक जब तुमने जब क्रेडिट सेल की थी उस वक्त तो तुमने सेल्स डे बुक पे नोट किया था, लेकिन बाद में उसका कैश तो आएगा ना, तो कैश रिसीव फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर, ये दूसरी दूसरी जगह से कैश आएगा। और तुम्हें अदर जगह से भी कैश आता है, एक मिनट, एक मिनट रुको जरा, मैं इसी ऑन करवा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस पॉइंट पे कि कैश रिसीट डे बुक, तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर हम कहते हैं कि वो कैश रिसीट डे बुक में नोट होंगी। पहली बात, जहां जहां से कैश आना है, पहला, सबसे पहला चीज कैश सेल्स, सबसे पहली चीज कैश सेल्स। दूसरी चीज कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कि अगर जिसको तुमने क्रेडिट पे माल बेचा था, जब बेचा था तब तो हमने उसको नोट कर लिया था सेल्स बुक में, लेकिन अब क्रेडिट कस्टमर, अब क्रेडिट कस्टमर की नजर से देखो, क्रेडिट कस्टमर की नजर से देखो, जब वो पैसे देगा उस वक्त आप उसको कहाँ नोट करोगे? कैश रिसीट बुक में। और तीसरा, अगर आपको कहीं से इनकम आनी है, अदर इनकम आनी, अदर इनकम में कौन सी, कहीं से इंटरेस्ट इनकम आनी है, कहीं से इन्वेस्टमेंट इनकम आनी है, जिससे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने कहीं पैसे बैंक में रखवाए, बिजनेस के नाम के पैसे बैंक में रखवाए, वहां से आपको इंटरेस्ट आता है, तो वो आपके कैश आएगा ना आपको, जब कैश आएगा तो कैश रिसीट बुक में। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की, वहां से आपको रेंट आता है, या कोई इन्वेस्टमेंट की, वहां से आपको प्रॉफिट आता है, तो वो भी आपका पैसा आ रहा है ना, तो कैश रिसीट बुक में वो नोट होगा। अच्छा, अब इन दोनों के लिए, कैश सेल्स और कैश रिसीट वो के लिए जो डॉक्यूमेंट है ना, वो है रिसीट, क्योंकि रिसीट वो एक कह लो कि डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि इतना पैसा आपको मिल गया। रिसीट होता है जब 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 कैश ट्रांजैक्शन होती है तो उसके साथ रिसीट जुड़ी होती है। वैसे इनकम के लिए भी रिसीट एक डॉक्यूमेंट कोई ना कोई होगा, लेकिन इन दोनों के लिए खास वो रिसीट का वर्ड यूज करता है, कि कैश सेल्स या फिर क्रेडिट, कैश रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, इन दोनों केसेस में जो रिसीट है, जो रिसीट है इन दोनों केसेस में जो रिसीट है वो डॉक्यूमेंट है, और उसको यूज करके कैश रिसीट बुक को अपडेट किया जाएगा। अब यहाँ पे फिर दो एंट्रीज बनेगी, एक तो कैश सेल्स की, डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स, एक ही एंट्री बनेगी कैश सेल्स की। और अगर साथ में टैक्स है,
अगर साथ में टैक्स है तो क्रेडिट सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स के साथ आउटपुट पर क्रेडिट सेल्स टैक्स होगा। और अगर अगर ये दूसरी एंट्री ये बनेगी कि अगर किसी क्रेडिट कस्टमर ने बेचा, अगर किसी क्रेडिट कस्टमर ने पैसे भेजे तो वो एंट्री होगी डेबिट कैश और क्रेडिट रिसीवेबल्स, के रिसीवेबल्स जब खत्म हो गए और कैश डेबिट हो गया। मैं सिर्फ आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने ये एंट्री की है डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल, इसमें टैक्स किस साइड पे आएगा? इसमें टैक्स किस साइड पे आएगा जरा? क्रेडिट सेल्स की थी पहले, आज कैश आ गया, इस एंट्री के अंदर टैक्स किस साइड पे आएगा? हाँ भाई, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। किस साइड पर टैक्स आएगा इस एंट्री में? सबने बताना है भाई, बाकी स्टूडेंट्स के लिए बता रहे भाई, तुम लोग क्लास में हो ना सारे, सबने बताना है। टैक्स किस साइड पे आएगा जरा, सब चाहे गलत बता दो चाहे समझ नहीं आ रही, जो मर्जी बता दो, फिर मैं क्लियर करवा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी फिलहाल बताओ तो सही। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अब ठीक बताया दो स्टूडेंट्स। देखो टैक्स किसी साइड पे भी नहीं आएगा, रीजन ये है कि जब हमने एक चीज की क्रेडिट सेल्स की थी, तो हमने एक मरतबा उस पे आने वाला टैक्स नोट कर लिया था, ऑलरेडी कर लिया था। हाँ अभी कैश सेल्स है, उसमें भी तो सेल ही अभी हुई है, तो चलो टैक्स यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे। लेकिन जब क्रेडिट सेल्स हुई थी उसमें तो टैक्स ऑलरेडी नोट है। अब कल को उससे जब कैश आएगा तो क्या, जब कैश आया तो रिसीवेबल्स टोटल खत्म करके कैश को डेबिट कर दिया, टैक्स तो ऑलरेडी नोट कर लिया था, अगर हम दोबारा टैक्स नोट कर लेंगे तो टैक्स डबल नोट हो जाएगा, डबल लायबिलिटी हम नोट कर लेंगे। इसीलिए क्रेडिट सेल्स जब नोट होती है तब तो टैक्स बन गया, रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बाद में ये नहीं होगा कि बाद में उस टैक्स को दोबारा से, बाद में वो टैक्स दोबारा से क्या कहते हैं लिखा जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसी तरह जैसे परचेजेस होती हैं, अब क्रेडिट परचेज जो है, क्रेडिट परचेज में तुम्हें टैक्स आना था, तुमने इनपुट रेट लिखा, लेकिन जब बाद में कैश तुम्हें जब तुम कैश पे कर दोगे तो दोबारा से टैक्स को नोट नहीं करोगे। ये क्लियर हुआ पॉइंट? ये पॉइंट जिसने गलत बताया था उसको क्लियर हुआ? जस्ट कैश सेल्स पे टैक्स नोट होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसी वक्त सेल्स हुई है, तो ऑब्वियसली उस पे तो कैश नोट होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगली जो डे बुक है वो है कैश पेमेंट डे बुक। अब कैश पेमेंट डे बुक क्या है कि इसमें आपको जब सेल्स है ना, जो आपने, सॉरी, जो परचेज है ना, जो परचेज अगर कैश पे कोई परचेज की है वो सारी नोट करोगे। या फिर अगर आपने किसी से कैश पे परचेज, क्रेडिट पे परचेज की थी, तो आज आप उसका उसके लिए पे कर रहे हो, कैश पे टू क्रेडिट सप्लायर, कैश पे टू क्रेडिट सप्लायर, इसके लिए आप यूज कर रहे हो, मतलब यहाँ इसको पे कर रहे हो तो उसके लिए जो कैश आपने पे किया वो आएगा कैश पेमेंट डे बुक में। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे कर रहे हो, रिपेयर के लिए पे कर रहे हो, जो भी कैश एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, जो भी कैश पे आप खर्चे कर रहे हो जिसमें आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है वो सारे के सारे। अब कैश परचेज की अगर मैं एंट्री बताऊं तो पहले हम देख लेते हैं इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वो रिसीट ही होगा, क्योंकि रिसीट आपको मिलेगी इस केस में। सप्लायर के केस में, कैश रिसीट के केस में आप रिसीट बना रहे थे, जैसे यहाँ पे रिसीट आप बना रहे थे, लेकिन यहाँ आपको रिसीट मिल रही है, तो आप रिसीट एक ही डॉक्यूमेंट लेकिन आपको मिल रही है रिसीट, तो आपको पता चल जाएगा ये पेमेंट करनी है या पेमेंट होनी है, तो उसकी उस लिहाज से अब एंट्री क्या होगी, एंट्री इसकी एक तो कैश परचेज की बनेगी, डेबिट डेबिट परचेजेस क्रेडिट कैश, डेबिट परचेजेस क्रेडिट कैश, और अगर टैक्स साथ होगा तो डेबिट कर देंगे हम इनपुट पेड। और दूसरी साइड पे क्या होगा, अगर आपके ये कैश पे टू क्रेडिट सप्लायर की वाली एंट्री है,
तो डेबिट पेबल्स, क्योंकि पेबल्स बढ़ाए हुए थे पहले हमने, डेबिट पेबल्स क्रेडिट कैश। और यहाँ पे हमें याद रहे कि यहाँ पे टैक्स दोबारा से नोट नहीं होगा, क्योंकि पर जो क्रेडिट परचेज का टैक्स था ऑलरेडी हमने इनपुट वैट के तौर पे पहले नोट कर लिया था। हाँ, जो कैश परचेज है उस पर हमने टैक्स देखो आज नोट किया है। और अगर कोई एक्सपेंस किया हमने कैश पे, अगर कोई कैश पे एक्सपेंस किया है तो हम इसकी सिंपल एंट्री, जो भी एक्सपेंस होगा एक्सपेंस टू कैश, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, ये सिंपल एंट्री बन जाएगी। कैश पेमेंट डे बुक्स की एंट्रीज और लॉजिक क्लियर हो गई। कैश पेमेंट डे बुक क्लियर है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये सिंपल एक मतलब बेसिक लेवल बातें थी जो कि हम बेसिक लेवल पे भी पढ़ते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल पे भी पढ़ते हैं, F3 में भी पढ़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, मतलब इसके अंदर लॉजिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए और एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए, मेन चीज ये है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर देखें हमने अभी तक क्या कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने बेसिक अकाउंटिंग कंप्लीट की, फिर हमने उसके आगे डिस्काउंट का टॉपिक पढ़ा, सेल्स का टॉपिक पढ़ा, सॉरी सेल्स टैक्स का टॉपिक पढ़ा, और उसके बाद हमने डे बुक्स के बारे में पढ़ा। बेसिक अकाउंटिंग में हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हमने डबल एंट्रीज और टी अकाउंट देखे थे, और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को ऑब्वियसली पढ़ा था। फिर डिस्काउंट देखा। मतलब हम लोग अभी एक किस्म का बेसिक लेवल जो अकाउंटिंग है ना उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक लेवल में यही चार पांच टॉपिक्स आते हैं जो हमने इस वीक के अंदर कंप्लीट किए हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये हर मतलब अगर आप देखो FA1 में, FA2 में, या अकाउंटिंग की कोई भी दुनिया में आप कोई भी किसी भी स्टडीज में जाओगे ना, तो ये टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ाए जाएंगे ताकि आपको एक सेंस डेवलप हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीक जो अभी आने वाला जो वीक है उसमें जो हमारे चैप्टर स्टार्ट, अच्छा मैं आपको स्केड्यूल के लिए फिर से मैं माजरत कर रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से थोड़ा सा लेट हो रहा है स्केड्यूल, लेकिन अब वीकेंड है इंशाल्लाह, मेरे पास टाइम काफी है। इसमें मैं तुम्हें प्रॉपरली बना के बता दूंगा प्रॉपर स्केड्यूल। यहाँ इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ कि थोड़ा पता होगा तुम्हें हम नेक्स्ट वीक में करना क्या है। नेक्स्ट वीक में जो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे ना, उसके अंदर हम लोगों ने इस इन चैप्टर से निकल के ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर्स में जाना है। वो नेक्स्ट चैप्टर्स ना इन चैप्टर से थोड़े टेक्निकल टेक्निकल इन सेंस, पता है क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मे बी तुमने या तो पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। अगर तो पढ़े होंगे तो वो तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन जो चीज न्यू होगी ऑब्वियसली तुम्हारे लिए उस पर तुम्हें मेहनत दरकार होगी। बस मैं तुमसे एक चीज ये कहूंगा कि जो असाइनमेंट्स मैं दूंगा ना, कि अभी पहला वीक था, असाइनमेंट ऊपर नीचे हो गई कोई मसला नहीं था, क्योंकि बेसिक लेवल चीजें थी उसमें मैंने भी इतना देखी तो थी, असाइनमेंट चेक तो मैंने की थी, लेकिन फोकस नहीं किया उस चीज पे। लेकिन वीकेंड पे बैठ के मैं टेस्ट का भी बताऊंगा और भी सारा कुछ करके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे स्टार्ट होंगे उसके अंदर बस एक फोकस, पता है क्या करना? अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हो, मैं आपको तीन बातें बता दूं। एक तो जो मैं पढ़ाऊं ना उसकी ना, जितना मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैं एक दिन में पूरा चैप्टर तो पढ़ा नहीं सकता, एक दिन में तो कोई चैप्टर पूरा पढ़ा प्रॉपरली पढ़ आपको भी समझ नहीं आएगा। तो जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं उसकी ना एक दफा बुक रीडिंग कर लेना। अच्छा, मैं रीजन बता देता हूँ क्यों, ये सुन लो। पहले क्या सीन था, पहले मैं ना स्टूडेंट्स को बुक रीडिंग का रेकमेंड नहीं करता था, बल्कि जिन्होंने मेरे लेक्चर्स दिए होंगे मे भी कहीं मैंने बोला होता है यार बुक रीडिंग नहीं करनी भाई की, लेक्चर्स लो बस काफी है। अभी क्या सीन हो रहा है, अभी एग्जामिनर ना थ्योरेटिकल और लॉजिकल होके आपसे ना क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है ये चीज के, मतलब वो अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट 80 नंबर अचीव कर रहा था वो 70 पे आ गया, जो 90 अचीव कर रहा था वो 80 पे आ गया। तो मैंने जब सर्वे किया, जब देखा, तो यही समझ आया कि थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ रहे हैं और वो रीडिंग के बगैर आपको समझ नहीं आने वाले। वो मैं जितना मर्जी आपको पढ़ा दूं, जितनी मर्जी लॉजिक्स दे दूं, रीडिंग से क्या होता है कभी कभार कॉपी पेस्ट वहीं से एमसीक्यू उठा के वही एमसीक्यू दे देता है। तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज क्या है, जो प्रैक्टिस हम करेंगे, जैसे अभी ये जितने चैप्टर्स हमने किए ऑब्वियसली अभी हमारे चैप्टर ऐसे तो नहीं कि हम चैप्टर खत्म कर देंगे। हम अपनी वेरी कमिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर एक प्रॉपर किट से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और क्योंकि एमसीक्यूज भी साथ मैंने खुद करवाने हैं। लेकिन प्रैक्टिस के लिए जब मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा तो जिस किट से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक किट से तो मैं प्रैक्टिस में करवा दूंगा, जैसे कैप्टन की किट जो भी मैं यूज करूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो भी मटेरियल यूज करूंगा गाइड कर दूंगा तुम्हें मैंने कहाँ से ये क्वेश्चंस लिए हैं। तुमने क्या करना है, वो मेरी वाली प्रैक्टिस तो करनी ही है,
मतलब वो जो मैंने आपको क्लास में कराई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में प्रैक्टिस हो गई तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। भाई तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं, वो तो मैंने तुम्हें सिर्फ सवाल करने के तरीके बताए हैं अपनी तरफ से। तुमने एक तो वो सवाल जो मैंने जो क्लास में असाइनमेंट में दूंगा वो, दूसरा अगर मैंने केपलन की किट फॉलो किया तो बीपीबी की किट में तुमने एज अ असाइनमेंट वो चैप्टर करना है। जब तुम एक दिन मैंने तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 5 एमसीक्यूज दिए, अब 5 एमसीक्यूज उससे रिलेटेड बीपीबी में या किसी दूसरी किट में भी होंगे, तुमने दूसरी किट से वो करने हैं। इसका फायदा ये होगा तुम्हें खुद सवाल करने का तरीका आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस तुम्हें सेकंड किट से करनी है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तुम जो मर्जी कर लो, दुनिया के एक अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लो, भाई आइंस्टाइन को बुला के उससे पढ़ लो, तुम नहीं एक कामयाबी हासिल कर सकते जब तक तुम्हारे पास अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं होंगे। ये हैंड रिटन नोट्स और रीडिंग ये तुम्हें थ्योरेटिकल एमसीक्यू में इतना हेल्प आउट करेंगे ना, इतना हेल्प आउट करेंगे कि जिसकी मतलब इंतहा कोई नहीं हो। तो मतलब तुम 90 प्लस 95 प्लस इजीली अचीव कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हम 50 देने के लिए बैठे हुए हैं। देखो मैं एक छोटी सी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्रू आउट द बैच आगे ये स्टूडेंट जो वीडियोस एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर या ये वाला लेक्चर को मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, तो कुछ स्टूडेंट्स को ना लगता है कि हम ना 50 अचीव करेंगे तो बहुत है, पास ही करना ना पेपर। बट ये सबसे बड़ा धोखा होता है एसीसी की तरफ से, क्योंकि एसीसी है ना पहले लेवल पे ना F3 तक FFA तक आसान होता है। स्टूडेंट्स को लगता है ठीक है वो 50 तो लेने हैं, लेकिन यहाँ 50 लेने वाले आगे 50 भी नहीं ले पाते। यहाँ पे आपको 100% लॉजिकल लेना है। अब मैं ये नहीं कहता कि कल को मार्क्स आपके 60 आ जाए या 50 आ जाए तो मैं स्टूडेंट को ये बहुत ही फजूल मार्क्स, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आने के बाद मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन रिजल्ट आने से पहले हर किसी को पता होता है कि उसने कितनी मेहनत की है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, मार्क्स जैसे भी आए वो छोड़ दो। आपके 60 आ जाए, 70 आ जाए, 51 पे पास हो रहे हो। मेरा अपना एक पेपर 51 पे पास हुआ। मैंने ये तो नहीं सोचा कि भाई इतने कम क्यों आए। मैंने ये देखा कि ठीक है यार मेरी लॉजिक तो पूरी थी ना, बस सही है। अगर मेरी लॉजिक पूरी थी, मैं मेरे से पेपर में थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हुआ या थोड़ा मेरा एक इशू बन गया था, तो वो एक अलहदा केस था, वो एक प्रैक्टिकल कोई सिनेरियो आपका हो सकता है। लेकिन आपने अपनी तरफ से प्रॉपर लॉजिकल लेना है। और वो इस तरह नहीं रहा जा सकता कि अगर आप कहो कि मैंने 50 ही अचीव कर, 100 की नियत बनाओ, प्रॉपर समझो। अगर हम आप पे प्रॉपरली एक मेहनत करते हैं किसी पॉइंट पे, तो आपका आपका ऑब्वियसली आपका भी फर्ज है कि आप उस चीज पे प्रॉपर मेहनत करो, ताकि थ्रू आउट द बैच जब इस तरह चलोगे फिर पेपर में बैठोगे कॉन्फिडेंस से, जब पेपर दोगे ना तो रिजल्ट से अच्छे मार्क्स आएंगे और लाइफ आगे ना बड़ी सुकून से चलेगी, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को टेंशन में रखोगे ना तो फिर वो आपके लिए एक मसला बनेगा। बाकी इतनी जस्ट नॉट द बिग डील, इतनी बड़ी जो मैंने बातें बताई इतनी कोई वो नहीं है कि क्या कहते हैं इसमें बहुत बड़ा आपकी जिम्मेदारी, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। जस्ट ये तीन चीजों को आपने कंसिस्टेंसी से करना है। छुट्टी नहीं लेनी कोई, मतलब क्या कहते हैं, जब चाहे मेरी तरफ से छुट्टी हो चाहे जिस मर्जी की तरफ जो भी इशू हो, आपने अपनी तरफ से छुट्टी नहीं करनी। आपने अपनी तरफ से पूरे प्रॉपर फोकस रखना है। इंशाल्लाह बेस्ट मार्क्स अचीव होंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पता है क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड हमने इससे रिलेटेड किट करनी है या प्रैक्टिस करनी है। और मंडे को क्लास ऑफ, सैटरडे संडे और मंडे क्लास ऑफ होगी, बिकॉज सैटरडे संडे मैं यहाँ आता नहीं हूँ। और मंडे को वैसे ही मैंने यहाँ नहीं आना, तो क्या कहते हैं ये 3 दिन छुट्टियां, इन 3 दिनों के अंदर एक तो मैं टेस्ट वगैरह अरेंज करता हूँ, असाइनमेंट्स कुछ आपको देता हूँ, किट के क्वेश्चंस देता हूँ, ताकि आप जो है ना ये सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन ये 2 दिन आप जरा मेहनत शेहनत करो, मंडे को आज़ादी बनाओ, क्या कहते हैं जितनी भी रह गई है मुल्क के अंदर। बाकी कोई क्वेश्चन है आज की क्लास में तो पूछ लो। रिकॉर्डिंग में एंड करूँ कि क्लास एंड है?